संवाद फोटोग्राफर, एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें। हाँ नमस्कार सर, आपका बचपन कैसा रहा? बरेली में ही पैदा हुआ, मैं यहीं पढ़ा लिखा जी। स्कूलिंग कैसे रही आपकी और कॉलेज लाइफ? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद बरेली कॉलेज से पढ़ाई की मैंने, साइंस की जी। हाँ, तो कब आपको फोटोग्राफी का कब लगा, फैमिली के साथ कब डिस्कस किया कि फोटोग्राफी? कॉलेज में पढ़ते हुए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए मैं एक बार जब कॉलेज से बाहर निकला तो मैंने देखा कि किताबों की दुकान के बाहर एक आदमी मजमा लगाए बैठा है। उसके पास कुछ सादे कागज थे और कुछ नेगेटिव्स थे, और वो एक डिब्बी में कुछ नीले रंग का सॉल्यूशन लिया हुआ था, जिसको वो कागज पर अप्लाई करता, फिर नेगेटिव रखता और उसके बाद उसको धूप में रख देता शीशे की प्लेट से दबा के, और फिर वो हम लोगों को दिखाता कि वो जो सादा कागज किसी की आर्ट की फाइल से लिया हुआ और उस पर एक इमेज बन गई। तो वो जो कागज को तस्वीर में बदलते देखना था, साइनोटाइप जैसी कोई फोटोग्राफी होती है, ये मुझे उस समय नहीं बल्कि बहुत बाद में ये मैं जान सका। उस समय मेरे लिए वो शीशे में रखा वो सोल्यूशन किसी जादुई पोशन जैसी चीज थी। और ये एक अलग बात है कि वो शीशी खरीद के ले आने के बाद मैंने नेगेटिव जरूर कुछ खराब किए, लेकिन मैं उससे एक भी ढंग का फोटो नहीं बना सका। बहुत मेरे ख्याल से ये 8th क्लास की बात हो, 12th में BSc आते आते उन दिनों जो हिंदुस्तान में सबसे आम अवेलेबल कैमरा क्लिक हुआ करता था, क्लिक थॉट, वो खरीदा मैंने। 120 का रोल अडॉप्ट करता था, और जाहिर है कि वो फिल्में खींच लेने के बाद मुझे प्रोसेस करने के लिए स्टूडियो को देना होता था, और उसी के 2B साइज के जो उसके प्रिंट, कॉन्टेक्ट प्रिंट होते थे वो बनते थे। फिर मेरे एक दोस्त के पिताजी यहाँ IVRI में आर्टिस्ट थे, वो उन्होंने घर पे अपने एक डार्क रूम बना रखा। तो मैं गया और मैंने उससे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो फोटो कैसे बनाते हैं। डार्क रूम में थोड़ी देर उनके साथ रहा, उस पूरी एहतियात के साथ कि लाइट नहीं जलेगी, ये नहीं होगा, और रेड लाइट जलेगी। बड़ा रहस्यमयी कमरा था वो, भी बड़ा तिलिस्मी चीज थी। लेकिन ये जरूर है कि उस सफेद कागज को जिसे उन्होंने लार्जर के नीचे एक्सपोज किया और उसको डेवलपिंग ट्रे में डाला, तो डेवलपर के साथ साथ मैंने उसके रिएक्शन के साथ साथ उस कागज पे जिस तरह इमेजेस इमर्ज कर रहे थे, वो बहुत फैसिनेट करने वाला फिनोमेना लगा था मुझे। ऐसे ही जैसे कि कोई नई जिंदगी का सृजन कर सके, वो कुछ उस तरह का अनुभव था। और फिर वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने तय किया कि मैं खुद अपना एक कॉन्टेक्ट प्रिंटर बना के और मैं अपने नेगेटिव्स को प्रिंट करूँगा। कॉन्टेक्ट प्रिंटर मेरे भाई ने मुझे बनवा के दिया, और सनी नाम है मेरे भाई का, तो उन्होंने मेरे लिए वो प्रिंटर बनाया। वो मेरे लिए डेवलपर, हाइपो, ये सारी चीज़ें, पेपर खरीद के लाए। और पहली बार जब मैं खुद फोटो बना सका था, तो वो सुख मुझे इतने साल हो गए, 30 साल से ज़्यादा, लेकिन वो सुख जो उस पहले फोटोग्राफ को खुद एक्सपोज करके बनाने का था, वो बहुत मतलब अनिर्वचनीय था मेरे लिए। तो और फिर उसके बाद कुछ साल सरकारी नौकरी की मैंने। मैं चाहता था कि मैं फोटोग्राफर बनूं। अखबार के दफ्तर अमर उजाला आया तो मालूम हुआ कि अमर उजाला में उन दिनों स्टाफ में फोटोग्राफर नहीं रखे जाते थे। तो मुझे फिर एडिटोरियल में काम करना का ऑफर मिला। मैंने एडिटोरियल में काम शुरू किया, लेकिन ये था कि मैं असाइनमेंट अपने जो करता था उनके फोटोग्राफ में खुद उतारता था, यानी कंटिन्यू। तो आपने ये फैमिली को, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, अच्छी पढ़ाई भी किए थे, अमर उजाला भी, वहाँ फोटोग्राफी का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि आप उस टाइम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं रखा जाता है प्रोफेशनल, एक अलग से फोटोग्राफर। तो ये आपके माइंड में कब, फैमिली को कब डिस्कस किया, नहीं अभी इसके साथ ही में फोटोग्राफी करना है या फोटोग्राफी ही करना है, यदि ऑफिस में और सारे काम थे? तो उसमें पहली बात तो ये कि वहाँ फोटोग्राफी का कोई मतलब था ऐसा नहीं है, मतलब नहीं था ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक एस्टेब्लिश्ड अखबार था उस समय भी, मैं तो बहुत बाद
1985 में गया हूँ या 1948 से छपना अखबार है वो, तो फोटोग्राफी की कदर करना वो अखबार अगर नहीं जानता होता तो मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं पहुँचा या जहाँ मैं हूँ। बेशक वो अच्छे फोटोग्राफ की कदर करते थे, स्टाफ में नहीं रखे जाने का उनका पॉलिसी मैटर था, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। और स्टूडियो के बढ़िया फोटोग्राफर बरेली में मिस्टर सोमविक थे, तो सोमविक अमर उजाला के लिए तस्वीरें करते थे और एक से ज़्यादा फोटोग्राफर की ज़रूरत भी नहीं होती थी। उन दिनों शहर के 4 पन्ने होते थे, तो उसमें जितनी तस्वीरें चाहिए होती थी उन्हें मिल जाती थी। लेकिन ये भी है कि एक रिपोर्टर के तौर पर वहाँ रिक्रूट होने के बाद जो काम मैं कर रहा होता था फोटोग्राफी से रिलेटेड, अपने असाइनमेंट्स के फोटो खींचता था, प्लस जो जनरल ऑफ फील्ड फोटो होता था वो इस्तेमाल होते थे। वो इस्तेमाल होते थे। आज किसी अखबार में आप डेली न्यूज़पेपर में आप आधे पन्ने का फोटो फीचर छापे जाने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन अमर उजाला में ऐसा एक से ज़्यादा बार हुआ जब आधे पेज या आधे पेज से थोड़े ज़्यादा बड़े फोटो फीचर मेरे खींचे हुए तस्वीरों से बने। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि फैमिली से पूछने या जानने का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जौनपुर में रहते थे, मैं बरेली में रहता था, उनको इस बात से कोई बहुत मतलब नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी जब मैंने छोड़ी, बहुत सारे लोगों को बड़ा खराब लगा, बहुत लोगों ने ताने दिए, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है टाइप। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं कुछ कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो जाहिर है कि तुम कौन सी नौकरी करोगे या कैसे करोगे, इसके बारे में भी कोई अलग से दबाव या सजेशन नहीं देना चाहते थे। उनका सिर्फ जो आग्रह होता था वो ये होता था कि जो भी करो सोच समझ के करो और जो तुमको बेहतर लगता है वो करो। तो ऐसा फैमिली की तरफ से उसको लेकर कोई सजेशन या नेगेटिव कोई सजेशन ऐसा तो कुछ नहीं था। उन दिनों आप सीखते कैसे थे, क्योंकि ये आप जॉब भी कर रहे थे, सीखना बहुत जरूरी होता था। आप कहीं से भी सीख लेते, कहीं पढ़ के या किसी गुरु के कहीं जाते थे, आप टाइम स्पेंड करते? नहीं, मैं कहीं सीखने तो नहीं जाता था, और इसलिए भी कि उस समय सीखने के बहुत सारे एवेन्यूज नहीं थे। हिंदुस्तान में नहीं थे, बरेली में तो नहीं थे, हिंदुस्तान में भी कहाँ एवेन्यूज थे, बहुत जगह नहीं था जहाँ आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। हिंदुस्तान में जो अकेला मुझे लगता है कि जरिया था सीखने का वो किताबें ही थी, और वो भी हिंदुस्तान से बाहर ही छप रही होती थी। मैगजीन्स थी जो बाहर से ही छप रही होती थी। जो मैगजीन के नाम पर एक बहुत पतला सा जर्नल इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल का हुआ करता था, जो फोटोग्राफी या टेक्निक्स को डिस्कस करने से ज़्यादा IIPC की एक्टिविटीज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में, सलून, एग्जीबिशन, इन सब चीज़ों के बारे में होता था। दरियागंज की पटरी जब उन दिनों पुराने किताबों और मैगजीन्स के बाज़ार से संडे को आबाद होती थी पटरियाँ, तो हम लोग महीने 2 महीने में बरेली से कभी दिल्ली जाते थे, तो ये कोशिश करते थे कि वहाँ संडे को ज़रूर रहें। और संडे का मतलब ये होता था कि सुबह सुबह अपना दरियागंज जाके फोटोग्राफी की जो मैगजीन बाहर से आती थी, ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफी, पॉपुलर फोटोग्राफी, अमेरिकन फोटोग्राफी, ऐसी जो वहाँ 4 महीने 6 महीने पुरानी भी होती थी, मिल जाती थी। हमें वो नई जैसी ही लगती थी, क्योंकि उसमें जो कुछ बताया जा रहा होता था या दिखाया जा रहा होता था वो हमारे लिए नया होता। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये होती थी कि कई बार वो जिन एक्सेसरीज के बारे में बात कर रहे होते थे कैमरे की, कई बार फिल्टर्स के बारे में या लेंस अडॉप्टर्स के बारे में जो हम उसमें से पढ़ते, और हमको लगता था कि इसको किसी तरह एक्सपेरिमेंट करके देख सकें, खुद इस्तेमाल करके देख सकें। तो मुश्किल ये होती थी कि वो कहाँ पाए। मतलब हिंदुस्तान में हम केवल एक चांदनी चौक जानते थे कि जहाँ फोटोग्राफी का बड़ा फ्लरिशिंग मार्केट होता था उस समय,
और जहाँ ग्रे मार्केट भी ढेर सारा था डेवलप, तो कैमरे वहाँ ग्रे मार्केट से आ रहे होते थे, लेंसेज ग्रे मार्केट से आ रहे होते थे। पर जिन फिल्टर्स और दूसरी चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते थे, इस्तेमाल करके देखना चाहते थे, वो इसलिए नहीं कि वो मिल नहीं रहे होते थे। और बड़ा हिंदुस्तान की वो कंपनी शायद अभी भी बनाती हो, सोनिया करके एक कंपनी थी, तो वो लोग कुछ फिल्टर बनाते थे नॉर्मल लेंस को मैक्रो करने के लिए। कोई मैक्रो अडॉप्टर फिल्टर टाइप चीज होती थी, उसको उसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब मैक्रो लेंस नहीं अफोर्ड कर सकते थे या नहीं मिल पाता था, तो जाहिर है कि वो फिल्टर हमारे बड़े काम का होता था कई बार कुछ चीज़ों की मैक्रो इमेजेस के लिए। तो सिखाने वाला तो दरअसल कोई नहीं था, पर ये मैगजीन्स, ये किताबें, बरेली की गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जहाँ का मैं मेंबर था, और अब वो नहीं है, पर बहुत मतलब मैं उनको बहुत इज्जत से याद रखता हूँ। वो उनका वहाँ लाइब्रेरियन थे एक विनोद क्रिस्टोफर दिलावर नाम था उनका। तो दिलावर साहब को अगर वहाँ कभी फोटोग्राफी की किताबें होती नहीं थी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, उनसे अगर कभी कहा मैंने कि फला किताब देखिए चाहिए हमको, आप क्या नहीं है, तो वो ये कहते थे कि तुम मुझे किताबों की एक लिस्ट बना के दो, और अगर वो मिल जाएगी दिल्ली में या बॉम्बे में, तो अगली बार जब हम परचेज करेंगे तो हम उसमें कर देंगे। तो दिस इज हाउ ही वाज वेरी हेल्पफुल, कि वो किताबें जो हम नहीं खरीद पाते थे या जो हमको नहीं मिलती थी, वो किताबें सारी तो नहीं, पर उनमें से 2 या 3 या 4 किताबें वो लाइब्रेरी के लिए मंगा लेते थे और फिर मुझे इशू कर दिया करते थे। हालांकि वो जितनी महंगी और जैसी किताबें होती थी वो इशू नहीं की जा सकते थे, लेकिन वो इशू कर देते थे कि तो मैंने इत्मीनान से पढ़ लूँ, क्योंकि ना और कोई नहीं पढ़ेगा। तो मतलब ऐसे लोगों की मदद ने ज़रूर मुझे समझने में मदद की। यहाँ एक किताब की दुकान थी, सिंडिकेट बुक हाउस, बंद हो गई। सिंडिकेट बुक हाउस मिस्टर वर्मा चलाया करते थे। मिस्टर वर्मा को मैंने एक बार एक यू एंड योर कैमरा करके एक मैगजीन थी जिसके 99 वॉल्यूम्स थे, तो मैंने उनसे उसके बारे में इंक्वायर किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, पर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं पता कर लाऊंगा। थर्सडे को वो जाया करते थे, लौटे तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में मिल जाएगी वो, पर वो 5000 अखबार में जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ मेरी तनख्वाह उस समय 2700, तो वो 5000 रुपये की किताब एक मुश्त खरीदना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। तो मैंने कहा कि उनसे वर्मा जी से कि तब तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम? तो मैंने कहा कि नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर ये मेरी तनख्वाह से 2 गुने ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, किताब मतलब वो सारे वॉल्यूम में ऑर्डर कर देता हूँ, तो आ जाएगा, आप उसे ले जाएं और आप मुझे थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दें। तो मुझको वो तरकीब थोड़ी मतलब आसान लगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं आपको 500-500 रुपये महीना करके पे कर दूँगा। वो इतने नेक इंसान रहे, इतने नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कहा कि नहीं 500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे 250 रुपये करके वापस कर दीजिएगा। And this is how I got that volume of you and your camera। अब उसमें वैसे बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं था जो मैं पहले से जानता था, पर कुछ ट्रिक्स जो उस समय डिजिटल के आने के पहले तमाम चीज़ें मसलन जो, लेकिन वो जो आप दरवाजे से बाहर विजिटर को देख सकते हैं, वो एक छोटा सा उसमें लेंस होता है आगे, और उसने मुझे बताया कि मैं किस तरह एक 360 डिग्री का लेंस तैयार कर सकता हूँ। मैंने वो ख़रीदा कहीं किसी हार्डवेयर की दुकान से, एक लेंस कैप को ड्रिल करके उसमें लगाया और उस लेंस कैप को कैमरे में लगा के दिस इज हाउ। तो वो इस तरह की ट्रिक्स उस मैगजीन के उसमें होती थी। फिल्टर्स के ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप सॉफ्ट फोकस फिल्टर की जगह आप कैसे अपने फिल्टर पे वैसलीन या सल्फन ऐसी कोई चीज़ लगा के आप कैसे उस इफेक्ट को पा सकते हैं, काइंड ऑफ। बट among the friends in this journey of photography, they were very important, like Dilawar Sahab, like Verma ji, and so many other friends.
हाँ, तो आपका पहला गुरु ही मतलब किताब ही रही और उनके पीछे जो लोगों ने मदद किया वही आपका गुरु। पहला और आखिरी अभी तक मेरी गुरु में किताबें ही हैं। जी जी। तो अभी आज की जनरेशन को क्या आपको पढ़ना और किताबें, जैसे लोग दूर होते जा रहे हैं उनको लगता है कि नहीं किताबें से कुछ सीखा नहीं जा सकता, तो आपके हिसाब से काफी कुछ सीखा जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से नई वाली जनरेशन तो इंटरनेट और दूसरी चीज़ों के जरिए वो हम उनकी उम्र में जितना जानते थे वो उसके मुकाबले बहुत जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिजिटल मीडियम है, उस डिजिटल मीडियम में इतने सारे इनोवेशंस हैं फोटोग्राफी को लेकर भी कि आपको जो चाहिए, मतलब जो चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वो अल्टीमेट है, मगर अपने काम लायक चीजें तो वो उन फिल्टर्स का इस्तेमाल करके, उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके, मोबाइल में दिए हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दे आर एबल टू क्रिएट व्हाट दे लाइक एक्चुअली। हम लोगों के साथ ये था कि हम लोगों के सामने बहुत तरह से बार बहुत ऊंची थी। बार ऊंची इस लिहाज से थी कि एक तो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। रिसोर्सेज का मतलब केवल पैसा नहीं था, टूल्स नहीं थे हमारे पास, इक्विपमेंट्स नहीं थे, अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव थे वो बहुत बड़े बड़े लोगों के थे जिनको हम उस समय देखते थे ऑ की तरह से, और ये कि हाउ वी कैन जस्ट हैव अ गुड पिक्चर लाइक दिस। I never tried to replicate what I saw, what I found fascinating. उसको replicate मैंने कभी नहीं करना चाहा, लेकिन मुझे लगता था कि the kind of impact or the emotional connect I am feeling with this image, तो मैं ऐसी तस्वीरें कैसे बना सकता हूँ। तो वो कैसे जो था उसके जवाब के लिए फिर बहुत सारा काम करना होता था। डिजिटल ने वो सारी सहूलियतें दी हैं। दूसरी बात, जैसे अगर आपके पास से लाइट मीटर नहीं है तो फिर आप जो कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी कहाँ से होगी? हाउ यू विल बी एबल टू शो अ वाइट एज अ वाइट एंड से ग्रे एज अ ग्रे, और ऑफ वाइट एज ऑफ वाइट। और लाइट मीटर यूजिंग लाइट मीटर enables you to at least get the accurate readings, है ना। अदरवाइज आप जो कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप अंदाजे से कर रहे हो, और वो अंदाजा आपका सटीक बैठे उसके लिए फिर बहुत सारा तजुर्बा होना जरूरी है आपके पास। उस लिहाज से देखा जाए तो अब अगर कोई एक आदमी अभी के समय में कोई नौजवान सेल्फी खींचता है अपना हाथ इतनी दूर ले जाके, उस फ्रंट कैमरे के वाइड होने की वजह से उसके चेहरे में जो डिस्टॉर्शन आता है, उस डिस्टॉर्शन को कोई नेगेटिव चीज फील करने की बजाय वो अपनी छवि देख के अगर बहुत प्रमुदित हुआ जाता है तो उसे क्या जरूरत पड़ी है किताब पढ़ने की? उसे अपना टेढ़ा मुंह पसंद है, वो उसको दूसरे जमाने भर को दिखा रहा है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो वो क्यों पढ़ना चाहे किताबें? that lot is very happy what they get. अगर उनकी शर्ट नीली के बजाय आसमानी रंग की दिखाई दे रही है तो it hardly matters to them. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग इसी तरह सोचते होंगे या करते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी में या नए जमाने में जितना मेरा इंटरेक्शन है, मैं ये पाता हूँ कि जो कमिटमेंट और जो गंभीरता चाहिए होती है, या कम से कम हम लोग जिसके हामी थे, वो कमिटमेंट और गंभीरता बहुत नहीं दिखाई देती। जहाँ दिखाई देती है वहाँ किताबों की भी ज़रूरत होती है, वहाँ दूसरों के तजुर्बों की भी ज़रूरत होती है, और जहाँ वो डिस्टॉर्टेड इमेज में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो फिर बियॉन्ड दैट जाने उससे आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सर, आप उस टाइम क्यों फोटोग्राफी को क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे? क्योंकि आपके सामने तो और ऑप्शन रहा होगा, मतलब फ्यूचर में आप लगे डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ कर सकते हैं। आपका माइंड कैसे क्लिक किया? नहीं, हमें फोटोग्राफी में जानने के लिए आप ज़्यादा मतलब नई चीज़ आ रही थी, फोटोग्राफी एक नया चीज़ था, आप इसलिए फोटोग्राफी में अपना सोचे और गए वहाँ पे, या फिर आपको कुछ लग रहा था नहीं फ्यूचर इसमें हम कर सकते, कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास ऑप्शन और सारे थे कि उसमें एक्सप्लोर करने के, उसमें जाने के लिए आपके पास अमाउंट भी नहीं था, तब भी आप इसमें आ रहे थे कुछ सीखने के लिए,
ना लगा के, तो आपको कैसे क्या लग रहा था? वैसे तो मैं इंजन का ड्राइवर बनना चाहता था जी इसलिए कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से बहुत दूर रहते थे जी और उनके पास जाने के लिए साल में एक मौका गर्मी की छुट्टियाँ होती जी तो मुझको लगता था कि जो इंजन का ड्राइवर होता है वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होता है, जब जहाँ चाहे जा सकता है। जी तो फोटोग्राफर बनना या जर्नलिस्ट बनना, फोटोग्राफी मेरा वोकेशन हो ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था और जर्नलिज्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन मतलब जैसा जैसा कहावत है कि बहुत सोच समझ के केवल व्यापार किया जा सकता है। हाँ, फ्यूचर कैसा होगा प्लानिंग करके। और फिर जिन वोकेशंस के नाम आपने लिए उसमें भी फ्यूचर की बड़ी प्लानिंग होती है। आज की तारीख में जो आदमी डॉक्टरी कर रहा होता है उसमें शायद 100 में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्लानिंग का हिस्सा ये होता होगा कि हमें गांव देहात में जाके लोगों के बीच में रह के प्रैक्टिस करनी है या हमें उनका ख्याल भी करना है, उनकी सेहत का ख्याल करना है। उसमें बाकी 98% लोग ये सोच रहे होते हैं कि जब तक पीजी करके निकलेंगे तब तक नर्सिंग होम पिताजी बनवा देंगे या नहीं, या बैंक से लोन लेना होगा। तो उस बारे में मैं नहीं सोचता। उस दौर में भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले लोग, जब नर्सिंग होम इतने चलन में नहीं थे तो भी कुछ नहीं होता था, तो चलो ये था कि ब्याह में दहेज भी ठीक ठाक आ जाएगा। तो हम लोग दरअसल जिस तरह के संस्कार में पले बढ़े या जो परिवेश हमको मिला उसमें गई धीरे धीरे, और वो मुझे लगा कि वो एक नए जीवन का सृजन है, वो जिंदगी है जो इसमें दिखाई देती है। तो वो जो फैसिनेशन था, वो फैसिनेशन टू बी अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर था नहीं, वरना मैं ये सोचता कि स्टूडियो कहाँ खोलेंगे या कैसे खोलेंगे। अगर मैं अखबार में जाके या मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करना चाहता था तो उसके पीछे ये था कि मैं जो काम कर सकता हूँ या दुनिया को मैं जिस तरह देखता हूँ उसको मैं दूसरे लोगों से साझा कर सकूँ। सोशल मीडिया तो तब था नहीं, आज तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के फोटोग्राफर भी हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय प्रिंट अकेला ऐसा जरिया था जिससे आप विजुअल्स को स्प्रेड कर सकते थे या फिर आप एग्जीबिशंस लगाए गए। अपने आप को दिखाने से भी ज्यादा आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, या हमारे आसपास की दुनिया क्या सिर्फ वैसी है जैसा कि देखी या बताई जाती है, या कुछ नुआंसेस ऐसे हैं कि आम आदमी की निगाह उनसे 2-4 नहीं होती या आम आदमी की निगाह से वो छूट जाते हैं। तो एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर क्या मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसे डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ और उसे लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। ये एक अकेली कोशिश थी। जिस समय मैं अखबार की नौकरी में काम करने गया था तो सरकारी नौकरी में मुझे 1100 ऐसे होता है, पर ये सब होता गया। इसमें मेरा कोई बहुत वेल थॉट कोई प्लान नहीं था, ये आता गया और होता गया। आप सर एक बुक्स लेने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए, सीखने के लिए इतना मतलब बजटिंग किया, क्योंकि फैमिली अपना सब कुछ देख के उसमें भी आपने बुक्स लेने के लिए मतलब वो कहीं ना कहीं आपने प्लान किया। जब आपका पहला कैमरा की जर्नी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब बुक्स लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा तो पहला कैमरा लेने के लिए मुश्किल था। जी मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली का जो बाजार था, खासतौर पर चांदनी चौक वाला, उस बाजार से खरीदारी करने या उस बाजार में जाने के लिए जो खास तरह की चंटई चाहिए होती है, वो चंटपना मेरे पास नहीं था, नहीं है। बारे में पूछा और मालूम हुआ कि उन्होंने कहा था अभी तो है नहीं, हम इस हफ्ते में मंगा। तो मैं उसके पास पैसे छोड़ आया था। मैंने जो उनको लेंस एक स्पेसिफिकेशन जरूर दिया था कि 1.2 या 1.4 का लेंस हो। तो वो पहला कैमरा जो मिनोल्टा SRT 101 था, नॉर्मल लेंस था 1.2 का, वो मुझे मैं 3,500 रुपये वहाँ छोड़ कर आया था और उसमें से 250 या 300 रुपये वापस आ गए थे। वो कैमरा
और छोटी वाली 4 सेल की कॉको की फ्लैश, ये 2 चीज़ें उन्होंने मुझे, तो SRT वॉज माई फर्स्ट कैमरा। और उसकी बड़ी ढेर सारी एक्सेसरीज बाद में मैंने जुटाई थी। मेरे पास उसका मिरर लेंस था, मेरे पास उसका माइक्रो लेंस था, मेरे पास उसका टेली था, पर माइक्रो और दूसरी चीज़ें बहुत लंबे समय तक मैंने इस्तेमाल की और बहुत। फोटोग्राफी कैटेगरी भी काफ़ी रही होगी यहाँ, क्योंकि आप जो फोटो जर्नलिज्म कर रहे थे, जिसके लिए कैमरा लिया एज ए, वहाँ पे तो कोई अमाउंट एज ए बिजनेस के लिए पर्पज से कोई नहीं। आज तक मतलब मैं मन से कहूँ जी, तो वेडिंग फोटोग्राफी को, जो स्टिल फोटोग्राफी है, उसमें बहुत इनोवेशन में नहीं पाता। तो बी वेरी फ्रैंक हो सकता है, मतलब ये कोई आक्षेप, आरोप या कोई मानहानि नहीं है वेडिंग फोटोग्राफर्स की, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें एक ही तरह के फोटोग्राफ, कम से कम नॉर्थ में मैंने जितने घरों में फोटो की एल्बम देखी है, वो दुल्हन का हाथ कान के पास होता है, उसके हाथ में फूल भरे हुए होते हैं, और वो दूल्हा और दुल्हन के हाथ का क्लोजअप होता है, और ये इतना रिपीटेटिव है, और उसमें कहीं किसी नई चीज को इनोवेट करने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई देती है। इसलिए भी कि जो लोग उनको हायर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं। स्टूडियो था, फैशन फोटोग्राफी के लिए बरेली कोई शहर नहीं था, मैंने उसके लिए आपको कम से कम बॉम्बे में नहीं तो दिल्ली में होना चाहिए अगर आप फैशन फोटोग्राफी करना चाहते हैं। फिर फैशन फोटोग्राफी करने के लिए एक और चीज़ जिससे मुझे बहुत घबराहट होती है, और वो है आर्टिफिशियल लाइटिंग अरेंजमेंट। मैं मतलब वो जिस कॉको की फ्लैश का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो कॉको की फ्लैश मैं अखबार के काम के लिए इस्तेमाल करता था रात बिरात। बाद में मैंने एक विविटार की बड़ी फ्लैश खरीदी थी, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत थी, तो उसमें मैं इस्तेमाल। लेकिन अपने फोटोग्राफ को मैंने कभी फ्लैश की लाइट में या आर्टिफिशियल लाइट में मैंने कभी नहीं किया। आई हैव नेवर यूज आर्टिफिशियल लाइट। जो अवेलेबल लाइट में बन सकता है, उसमें जो बेहतर मैं बना सकता हूँ अपनी समझ और कोशिश भर, मैं वो कर रहा होता हूँ। तो इसलिए कोई और जो जॉनर है फोटोग्राफी का, उसके मुकाबले फोटो जर्नलिज्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट थी। वहाँ इस बात की छूट थी कि आपको फ्लैश नहीं इस्तेमाल करनी है। आप राजस्थान का अखबार, अब तब मल्टी एडिशन का ज़माना नहीं था, ये सब एक ही एक जगह से छपने वाले अखबार, तो राजस्थान के अखबार में राजस्थान को वो अखबार कैसे देख रहा है, या फॉर दैट मैटर नई दुनिया इंदौर में छप रहा है, लेकिन वो मध्य प्रदेश को कैसे देख रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेरल्ड, हिंदू, टेलीग्राफ, ये सारे अखबार देखने से मुझे लगता है कि हर अखबार या हर फोटोग्राफर का काम देखने से आप अपने को एनरिच कर ही रहे होते थे। क्योंकि हमने जैसा कहा ना, तब विजुअल्स का ऐसा एक्सप्लोजन नहीं था जैसा आज है। तो हमको बहुत सारी इमेजेस में वो फ्रेशनेस दिखाई देती थी, जो पर्सपेक्टिव के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से हमको नया लगा। तो यही था, मतलब मैगजीन्स, उस समय की जो मैगजीन्स थी, जो 2-3 इंडिया टुडे, आउटलुक बाद में आ गई थी, और फ्रंटलाइन। इसमें फ्रंटलाइन को तो मैं थोड़ा ऊपर रखता था, इसलिए कि उसमें रेगुलर एक फोटो फीचर मिल जाता था। उस दौर की बात, तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया भी छप ही रहा होता था, वो भी फोटो फीचर दे रहे होते थे। तो उन सब को देखने से एक तो हम उन नए फोटोग्राफर्स को भी जान सके जिनके बारे में अदरवाइज हम नहीं जानते थे या नहीं जान सकते थे। मसलन फ्रंटलाइन में एक रिपोर्ट थी, रघुवीर सिंह की इमेजेस का रेट्रोस्पेक्टिव होना था, और उसी समय रिवर ऑफ कलर्स ऑफ इंडिया करके एक किताब थी रघुवीर सिंह की, वो आई थी। और फ्रंटलाइन ने उस इंटरव्यू में उनसे रघुराय को लेकर कोई सवाल पूछा था। जवाब जो दिया था वो मेरे लिए बहुत स्टनिंग था, बहुत धक्का पहुंचाने वाला जवाब था। और वो रघुवीर सिंह ने कहा था कि रघुराय को कलर फोटोग्राफी नहीं आती है। और मेरे लिए ये इसलिए कि ये वो समय था जब हम लोग रघुराय को बहुत हाई पेडेस्टल पे रख के देख रहे होते थे, उनके काम को। हम व्यक्तिगत कभी उस समय तक उनसे मिलने का मौका नहीं लगा था, लेकिन उनका काम हमारे लिए बिल्कुल मतलब
होली बुक की तरह से होता था। ये जानना कि ये कौन आदमी है जो आदमी रघु रॉय के बारे में ऐसी बात कर सकता है, वो रघुवीर सिंह। तो फिर मैंने कुछ किताबें उनकी तलाश की, मतलब पहली किताब जो मैंने थी वो जीटी रोड थी रघुवीर सिंह, और फिर उसके बाद उनकी किताबें बनारस पे, उनकी किताबें केरल पे, उनकी किताब गंगा पे, बहुत सारी जो उनका फोटोग्राफी वर्क देखा, तो मुझको लगा कि he was the most eligible person to talk anything about Indian photography or for that matter about Raghurai. It was रघुवीर सिंह। वो समय जैसे हमारे यहाँ पाब्लो बार्थोलोम्यू, उस समय वो शायद AFP के लिए काम करते थे, उनकी तस्वीरों को देखना, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, वो सब चीज़ें मिलके बहुत वो इंस्पायरिंग काम है। और सच ये है कि इनमें से पाब्लो तो ज़रूर न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते थे, रघु रॉय न्यूज़ एजेंसी के अलावा इंडिया टुडे के लिए काम कर रहे होते थे। इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पहले कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन अखबारों ने, मैगजीन्स ने, किताबों ने ये कर दिया कि हम उनके नाम को उनके काम के जरिए जान सके। और अभी जब इतना सारा कुछ इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है, तो अभी जो किताबों और नौजवानों की बात कर रहे थे आप, तो किसी फोटो जर्नलिज्म के एस्पायरेंट से अगर आप पूछें कि आप 5 फोटो जर्नलिस्ट के नाम बताइए जिनके काम को आप एडमायर करते हैं, तो मुझे शक है कि वो 5 नाम पूरे बता पाएंगे। इतना सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद अगर ऐसा होता है, कम से कम मैं तो अपने इंटरव्यूज में यही देखता हूँ, मतलब मैं अगर कभी मेरा ऐसे मौके पर मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए और कभी मैंने पूछा होगा, तो मुझे 5 नाम नहीं मिले होंगे। या जो नाम बताए जाते हैं, मसलन कोई आदमी इलाहाबाद में रह रहा है, तो वो आदमी एक फोटोग्राफर अमर उजाला का जो लोकल फोटोग्राफर होगा, एक जो जागरण का होगा उसका, ऐसे कैसे वो उनके नाम बता देगा। लेकिन उनके काम में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आपको उनका नाम याद है, ये पूछने पर फिर वो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो नाम से जानते हैं तो इसलिए नाम बता दिया। उन्होंने काम को कभी उस तरह देखा नहीं है, या काम के हवाले से नाम को नहीं जाना उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट जब इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है और उसके बाद अगर ये एलिमेंट मिसिंग है, तो फिर कहीं कमिटमेंट का मसला है, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, आपके साथ ऐसा कभी हुआ फोटो जर्नलिस्ट, आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत अच्छी फोटो आपने क्लिक करके लाई, मतलब आपको लग बहुत मेहनत आपने किया कि यार ये तो फीचर होगी, या मतलब जाएगी, टेक्स्ट जाएगी, प्रिंट जाएगी, पब्लिक के सामने जाएगी, ऐसा हुआ कि वो गई नहीं वहाँ पे, अरे ये तो एकदम मतलब वो लेवल का नहीं है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कुछ ऐड कुछ भी इशू रहा हो एजेंसी या न्यूज़पेपर का, कि उस दिन आपकी गई नहीं फोटो और डेस्क पे ही बोल देगा नहीं है तो सही नहीं है, हमने सही नहीं क्लिक किया? तो उसमें डेस्क ने तो खैर कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि हाँ, एक फोटोग्राफ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ही वार्ड का, और जैसा मैंने अभी कहा कि मैं आर्टिफिशियल लाइट नहीं इस्तेमाल करता, तो वो वार्ड में खिड़कियों से जो रोशनी आ रही थी, केवल उसी रोशनी में एक्सपोज किया हुआ फोटोग्राफ था, और शाम को प्रोडक्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। प्रोडक्शन ने कहा कि ये फोटो नहीं जा सकता, डेस्क ने नहीं रिजेक्ट किया, प्रोडक्शन ने किया। डेस्क ने उसे कॉलम साइज देख के और भेज दिया था। प्रोडक्शन के रिजेक्शन की वजह मैंने जाननी चाहिए, गया और मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं ये नहीं जा सकता। अब ये वो वक्त था जब आपको बड़े बड़े कैमरे से आप फोटोग्राफ के नेगेटिव बना रहे होते थे, और फिर उस तरह या फोटोग्राफ के नेगेटिव बना रहे होते थे, उन्हें काट के आप फिल्म पर चिपका रहे होते थे, और फिर उस पूरे का प्लेट बन रही होती थी काट। तो था ये कि प्रोडक्शन को ये लग रहा था कि इस फोटोग्राफ में ब्लैक का एलिमेंट ज्यादा है, और वो कितना भी अपने जो अवेलेबल रिसोर्स थे उसके हिसाब से वो
जैसे भी फोटोग्राफ को बनाएंगे, छपाई में वो दरअसल पूरे को काला कर देगा। तो ये उनकी एहतियात थी कि ऐसा फोटो क्यों जाए जो 3 कॉलम में छपे भी और पूरा का पूरा काला जाए। और मेरे लिए ये था कि मेरे फोटोग्राफ में तो ये पूरा काला नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। बट फाइनली इट हैड टू ड्रॉप, आई हैड टू ड्रॉप, बिकॉज मतलब वो कौन देखना चाहेगा 3 कॉलम का एक लंबा सा रेक्टेंगल काले रंग का। पर और एक बार हुआ था ऐसे ही, मतलब वो डेस्क की चूक से ये हुआ कि मेरा जो बहुत अच्छा फोटोग्राफ था एक रोज, उस पर क्रेडिट सोम भाई साहब का चला गया था, जो विक्सन स्टूडियो वाले थे। और मुझे बहुत मलाल भी हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ, और मैंने झगड़ा भी किया उसको लेके कि ये कैसे हो सकता है फोटो मेरा और उस पर नाम कुछ और चला जाए। इसके अलावा ऐसे कोई मौके याद नहीं आते, इसलिए भी कि मतलब रिपोर्टर रहने के दौरान जो लोग डेस्क में काम करते थे वो मेरे सीनियर ही हुआ करते थे। वो मेरे काम या उसके मिजाज को समझ रहे होते थे, तो ऐसा मौका कभी नहीं आया। और उसके बाद ये स्थिति थी जिसमें मैं खुद ही डिसीजन मेकर था, तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर होता था कि मैं जब अपने फोटोग्राफ छापता था तो मैं क्रेडिट में अपना नाम नहीं देता था कभी, ये जरूर होता था। कई बार बहुत अच्छा हुआ और किसी ने कहा अरे सर इस पे मेरा नाम दे दीजिए, तो मैं उसका नाम छाप देता था। ऐसा मैं रिपोर्ट्स के साथ भी करता था, ऐसा मैं फोटोग्राफ के साथ भी करता था। मुझे हमेशा कोई तब ये नहीं लगता था कि अभी कल कोई मेरी बाईलाइन रिपोर्ट छपी तो आज फिर मेरी बाईलाइन रिपोर्ट छपी, तो मैं बोल कर देता था ऐसा। हाँ, आज की बात करें, आज की जनरेशन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला वो काम करके आया और किसी वजह से नहीं प्रिंट हुए, कहीं वहां तक नहीं पहुंचा है, और उसको डिमोटिवेट भी होता है, यार तुम अच्छे फोटोग्राफर नहीं हो, या कर नहीं सकते, या सीख नहीं सकते। तो उसको क्या करना चाहिए इस लेवल पे? नहीं, वो जो करके आया बहुत अच्छा किया, सामने वाला जो बोल रहा है हो सकता है वो सही बोल रहा है, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इसमें क्या करना चाहिए फोटो जर्नलिस्ट को, अगर नया कुछ ऐसा कर रहा है कि सामने वाले को भी सुनना चाहिए, नहीं हमने किया बहुत अच्छा किया, वो सामने वाला को नहीं पसंद आ रहा, तो उसमें हम क्या करें? मतलब मैं क्या अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ? जो उसमें देखो ना, उसमें जो अच्छा फोटोग्राफर वाला है, मतलब अच्छा फोटोग्राफर क्यों, हम अभी अच्छा फोटोग्राफ के बारे में बात करें तो अच्छे फोटोग्राफ का जो पैमाना है वो बहुत अलग है। इंडिविजुअल के लिए वो वैरी करता है, उसका कोई एक कॉस्मोपॉलिटन टूल नहीं है कि जो फोटो मुझे अच्छा लग रहा हो किसी और को भी अच्छा लगे, और हर किसी को होनी चाहिए। तो उसका कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता कि इस फोटो में, किसी फोटो में ये चीजें हो तो इसको अच्छा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। विजुअल में हमेशा इस बात की छूट होती है कि देखने वाला उसको अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन कर सके। लेकिन अब जैसे किसी फोटोग्राफ को किसी ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं, तो फोटोग्राफर को ये मान लेने के बजाय कि वो कोई कमजोर फोटोग्राफर है या ये उसकी कमजोरी है कि वो अच्छा फोटो नहीं ला के बना पाया, कम से कम जो अपना व्यू पॉइंट है उससे कन्विंस करने की कोशिश करनी ही चाहिए। ये कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए ना कि जो मैं बना के लाया। और बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि जो बड़ा एलिमेंट मीडिया में और मीडिया के बाहर की दुनिया में भी बहुत इफेक्टिव है इन द सेंस कि जो हमको देखने को मिलता है बहुत जगहों पर, वो विजुअल इलिटरेसी का मसला है। विजुअल इलिटरेसी इसलिए कि हम में से बहुत सारे लोग विजुअल देख रहे होते हैं और हमारे पास उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक दो चीजें होती हैं, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या कहना है। अब आप ये बताइए कि जो ये कहते हैं कि क्या कहना है, उनसे पूछा जाए कि भाई कुछ आप ही कह दीजिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो फोटो उन्हें देखने में रंग वंग के लिहाज से बहुत अच्छा लगा हो। खास तौर पे मेरा अपना अनुभव है कि मैं सोशल मीडिया पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं एक बहुत गंभीर बेहतरीन कम्युनिकेट करने वाली इमेज डालता हूँ, तो जो मुझे रिएक्शन मिलता है वो रिएक्शन उस रिएक्शन के मुकाबले बहुत कमतर होता है जो मैं कभी
फूल, पहाड़, आसमान, नदी, पानी, ये सारी चीज़ें डाल दूँ तो मेरी अपनी राय में फूल, पत्ती, आसमान, रंग, पहाड़, नदी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए, जानने के लिए, जिनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको अलग से किसी स्किल की जरूरत नहीं है. दे आर पार्ट ऑफ नेचर एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ नेचर. तो हमको लगता है कि हमारे जैसी ही कोई चीज़ है. अगर हम अपने को जानते हैं तो हम इस फूल को भी जानते हैं, हम इस पहाड़ को भी जानते हैं, नदी को भी जानते हैं. अगर आंधी फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट आ रहा है तो वो थॉट और एक सेंस, जैसे एक बड़ा फोटो जर्नलिस्ट में होता है सेंस, क्योंकि सेंस भी होना जरूरी. वो कैसे सेंस लाए, सेंस की क्या बात है? वो सेंस मैंने कहा ना, वो सेंस अलग से नहीं लाया जा सकता. वो सेंस आपके अपने अनुभव में बिल्ट इन होता है. आपको कौन से मोमेंट को रिकॉर्ड करना है और कौन से को छोड़ देना है, ये आपके अपनी सूझ, अपनी समझ पर डिपेंड करता है. और वो समझ वही बात है कि तभी आती है जब आप उस समाज को जिसमें आप रहते हो या जहां आप काम कर रहे हो उसे आप जानते हो. अब अपडेशन कितना जरूरी है? अब तो रील कैमरे से आए, DSLR, मिररलेस, अभी मोबाइल आने वाला, AI भी आने वाला, तो आपको क्या लगता है अपडेट होना बहुत जरूरी है या फिर AI आने वाला है? मुझे लगता है कि AI से मुझे कोई डर नहीं लगता, बिकॉज AI कुछ वैसी ही चीज़ है जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई मूर्तियाँ जो सड़क के किनारे रख के बेची जा रही होती हैं. AI में बहरहाल जो अभी तक मैंने देखा है वो एथिकली मुझे उसमें कोई मेरी आस्था नहीं है. पर ये जो टेक्निकल अपग्रेडेशन की बात है ये तो बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी ज़रूरी है. किसी दूसरे से compete करने के लिए आपको अपडेशन करना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है. लेकिन पिछले कम से कम 4 या 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि फिल्में और रील कैमरे एक बार फिर से फैशन में है. इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीलें उतनी सस्ती नहीं रह गई हैं जितनी हमारे वक्त हुआ करती थी. उनकी प्रोसेसिंग उतनी आसान नहीं रह गई है जितना हमारे समय में थी कि मतलब हर 2 गली बाद एक USS की लैब मिल जाती थी आपको. बरेली, शाहजहानपुर, दिल्ली, बदायूं, इन जगहों पर भी, छोटी जगहों पर भी ढंग के स्टूडियो, ऐसी लैब्स थी जो आपके काम को प्रोसेस कर देते थे. अब वो काम कन्फाइंड हुआ है कुछ जगहों पर. दिल्ली में थोड़े से लोग हैं, मुंबई में थोड़े से लोग हैं, मद्रास में, हैदराबाद में, और वो महंगा है. टू गेट प्रिंट फ्रॉम योर नेगेटिव फिल्म्स इज एक्सपेंसिव. लेकिन लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे हैं. ये कब होता है? जब आप जो करंट चीज जो ट्रेंड में है, जब आप उससे उबने लगते हैं, अपने पास्ट की तरफ आप तब देखते हैं. तो अगर आप रील को फिर से बरतने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब all the hype created by digital camera makers is fading somewhere. तभी आप उस रील के बारे में जा रहे हैं. मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरी जनरेशन के लोगों के लिए इसमें क्या फायदा है जो मुझे दिखाई देता है? मैं अपने एनलार्जर को झाड़ पोंछ के, मैं केमिकल और पेपर खरीद के, ये काम मैं घर में या अपने ऑफिस में कहीं डार्क रूम बना के मैं कर सकता हूँ. पर वो जनरेशन जो डिजिटल के वक्त में बड़ी हुई है या जिसने फोटोग्राफी को, कैमरे को केवल डिजिटल जाना है, उसके लिए तो ये मतलब कुछ ऐसी डिजिटल, हाँ मतलब ये कुछ वैसी चीज है सोना बनाने वाली, है ना. तो उसको जानना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा. ठीक है, हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है क्योंकि हम उसको बरतते हुए बड़े हुए हैं या आगे आए हैं. तो हम उसको फिर से बिना सीखे हम फिर से कर सकते हैं. आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है, काफ़ी टाइम आप दे रहे हैं, तो अभी आने वाली जनरेशन के लिए या आपसे कोई अगर सीखना चाहे, मिलना चाहे, आप कुछ शेयरिंग के लिए भी सोच रहे हैं कि न्यू जनरेशन को या जो फोटोग्राफी इस फील्ड में कर रहे हैं उनके लिए कुछ करता हूँ? मैं वर्कशॉप्स करता हूँ. मैं जब तक अमर उजाला में था तब तक मैं अमर उजाला के फोटोग्राफर्स के लिए वर्कशॉप करता था. अलग अलग एडिशंस में जाके साथियों को बुलाता था.
मैं भास्कर में रहा, मैंने वहाँ भास्कर के फोटोग्राफर्स के लिए वर्कशॉप की। मैं जागरण में था, मैं जागरण के फोटोग्राफर्स के लिए करता था। मैं उसके बाहर, जैसे मैं नोएडा में काम करता था तो सीआरपीएफ की एकेडमी में मैंने वहाँ के ऑफिसर्स के लिए वर्कशॉप की। तो आई एम वेरी ओपन, जहाँ मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है। जितना मैं जानता हूँ उतना तो मैं कभी भी किसी से भी साझा करने के लिए। तो अगर कोई न्यू जनरेशन हमें देख रहा है, वहाँ भी हो रहा है, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, या जो हिंदी समझ रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, कैसे अगर उनका लीगल कोई सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे, वर्कशॉप अगर आपका अटेंड करना चाह रहे हैं, तो क्या ऑप्शन है, कैसे? prabhatphotos.com, इट इज prabhatphotos.com। वो वेबसाइट है, और वो वेबसाइट इसीलिए है कि वो मेरे अपने काम का शोकेस नहीं है। वो इसलिए है, उस काम में जिन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि उनको प्रिंट चाहिए मेरे फोटोग्राफ के, तो मैं वो प्रिंट बना के उनको दे रहा होता हूँ। वो जो जिस वर्कशॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक बटन ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है, मेरा मेल आईडी वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी को वाकई ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट करने का तो सबसे आसान तरीका यही है। जी हाँ, अगर आपका सर से कोई कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, वेबसाइट रहेगी, मेल आईडी रहेगी, पूरी डिटेल रहेगी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सही सवाल हैं, आप सवाल जरूर अपने पहले से ही रेडी करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी सवाल ऐसे हो जाते हैं कि वो सामने वाला बंदा भी टाइम लॉस जाता है आपका भी, और वो काम के सवाल नहीं होते हैं, सवाल भी इधर उधर के। नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, जो काम के सवाल नहीं होते हैं उन्हें पास कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को बेस्ट पॉसिबल जितना मैं उसे अपनी तरफ से आंसर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करता हूँ और करूँगा। हाँ, फोटो जर्नलिज्म सर आप बहुत दिन से कर रहे हैं, उस टाइम को और अभी आज और फ्यूचर क्या देखते हैं? अभी बूम करने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं से मतलब एक छोटा होते चल, दायरा थोड़ा कम हो जा रहा है फोटो जर्नलिस्ट? प्रिंट में वो स्पेस कम हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, प्रिंट में वो स्पेस कम हुआ है। और मुझे उसकी एक और वजह लगती है, जिस विजुअल एक्सप्लोजन की बात मैं कर रहा था, दरअसल अब कोई भी फोटो जर्नलिस्ट अपनी समझ में जो बेहतर करके ले आ रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है थॉट और कंसेप्ट के लिहाज से, तो वो देखने वाले को बहुत बढ़िया छपा हो, बहुत बड़ा छपा हो, देखने वाले को वो बहुत अपील नहीं करता, क्योंकि किसी एक मौके पर जहां अखबार का फोटो जर्नलिस्ट या एजेंसी का जर्नलिस्ट या फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, वहीं पर 2000 हाथों में मोबाइल कैमरे होते हैं, ठीक है, और वो जो 2000 हाथ हैं वो वैसी अच्छी फोटो नहीं उतार सकते जैसे कि सामने खड़े हुए वो टीम जो फोटोग्राफर्स की है वो बना सकती है। लेकिन वो 2000 लोग ये जरूर करते हैं कि आपका फोटो कल सुबह अखबार में छपेगा, और उतने घंटों में वो उस फोटोग्राफ को या उस इवेंट को इतनी जगह स्प्रेड कर चुके होते हैं कि कल सुबह वो आपके लिए उसमें नयापन या उसकी फ्रेशनेस नहीं रह जाती। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि ये फोटो जर्नलिज्म के लिए और फोटो जर्नलिस्ट के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है कि आप जो काम करें वो आपके रीडर को, देखने वाले को अपील करे। ये बड़ा चैलेंज है आपका, और ये चैलेंज मोबाइल मतलब कैमरे के जो डेमोक्रेटाइजेशन कहा जा रहा है, जैसे फोन कैमरे को, उस डेमोक्रेटाइजेशन ने आपके सामने ये बड़ी चुनौती पेश की है कि आप अपने फोटोग्राफ को जो ढेर सारे लोग खींच रहे हैं उनसे अलग कैसे बना सकते हैं। तो वो स्पेस कम हुआ है बेशक, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिजिटल की इतनी बड़ी दुनिया खड़ी हुई है पिछले 1.5 दशकों में कम से कम,
वो डिजिटल की दुनिया आपके लिए दरअसल एक बून है, वो आपके लिए एक मौका है जहां आप अपने काम को, और बढ़िया बात यह है कि आप उस डिजिटल दुनिया में जाके बिना किसी दबाव या बिना किसी ऑब्लिगेशन के अपनी तरह का थॉट पूरी दुनिया के सामने एक साथ पेश कर सकते हैं, एक साथ भेज सकते हैं। तो स्पेस श्रिंक होने के बावजूद आपके पास अल्टरनेट और पैरेलल उससे कहीं ज्यादा बड़ा स्पेस अवेलेबल है अगर आप उसे ढंग से यूटिलाइज कर सकें तो। हाँ, आज के ज़माने में एक बहुत देखने को मिल रहा है सोशल डिलेमा जिसको बोलते हैं, सोशल मीडिया। वो फोकस नहीं कर पाता, कोई भी न्यू जनरेशन आता है, हम सीखने के लिए आते हैं, हमें लगता है सोशल मीडिया पे हम फोटो जर्नलिस्ट का काम देखेंगे, इससे रिलेटिव वो देखेंगे, बट हमें सोशल मीडिया इतना नोटिफिकेशन इतना पुश करता है कि हमारा फोकस वहाँ से हट जाता है। हम जो देखने जाते हैं वो एक्चुअली देखते नहीं, वो समझते नहीं और दूसरा को उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका कैसे फोकस करें एक न्यू जनरेशन में, अगर फोटो जर्नलिस्ट आना चाहे तो फोकस करें आप? मुझे लगता है जितनी देर आप फोन के स्क्रीन में फोकस करते हैं, अभी तो ऑलमोस्ट 18 घंटे फोकस करते हैं लोग जी, उस 18 मोहल्ले, बाग बगीचे, शहर, दूसरा शहर, अगर आप इन जगहों पर केवल रोम करें, सड़कों पर, गलियों में लोगों से मिलें और बात करें, तो वो सोशल मीडिया के मुकाबले आप ज्यादा समृद्ध होंगे उस पर जो टाइम आप खर्च कर रहे होते हैं, और मैं कहता हूँ जिसे खराब कर रहे होते हैं। तो वो टाइम खराब करने के बजाय अगर आप जीवन से अपने को जोड़ें, जो जीवन की गतिविधियां हैं उससे अगर आप अपने को जोड़ते हैं, तो जिस तरह आप समृद्ध होंगे वो फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भी आपके काम आएगा, और एक शहरी या एक नागरिक होने के नाते भी आपकी जिंदगी में आपके काम आएगा। जी, जैसे आपने तो बुक्स से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो इतनी भाग दौड़ है आज के लोग, इतना ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे भाग दौड़ अगेन इज हाई। अब दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जहाँ दूरियां बहुत ज्यादा हैं और जहाँ लोगों को अपने घर से अपने काम की जगह पे दफ्तर जाने में 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लग रहा होता है, वहां अगर आदमी कहता है कि भाग दौड़ की जिंदगी है तो मान लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर से बरेली में, बदायूं में, अमेठी में, सुल्तानपुर में भी यही नकल की जाए कि साहब बड़ी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली वेब सीरीज उन्होंने कौन सी देखी है? ठीक है, पूरी देख ली है क्या? तो कई बार ये जवाब मिलता है कि एक बार में देख ली। कितने घंटे की? 8 घंटे की। आप 8 घंटा वेब सीरीज देखने में निकाल सकते हो, आप 18 घंटा तमाम किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म्स में स्क्रॉल करके चेक करने में निकाल सकते हो, लेकिन आप 2 घंटा किताब लेकर नहीं बैठ सकते हो। उसके लिए आप बताते हो कि जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है। तो ये बहुत फालतू किस्म का तर्क है, ये एक्सेप्टेबल मुझे नहीं है कम से कम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय तो है आपके पास। कोई बुक से रिकमेंड करेंगे? अरे साहब, मतलब हम लोगों ने बस में लोगों को किताबें, मैगजीन, अखबार लेकर ट्रेवल करते देखा है, हमने ट्रेन में देखा है, लोग स्टेशन पे उतर के प्लेटफॉर्म से खरीद लेते थे कि ये कम से कम मोटा नॉवल है तो जहाँ तक सफर चल रहा है खत्म हो जाएगा, नहीं 2 किताबें खरीद लाते थे और रास्ते भर पढ़ते हुए जाते थे, ठीक है। अभी कोई ऐसा दिखता है आपको? लोग पार्क में बैठ के पढ़ रहे होते थे, कोई दिखता है आपको जो किताब लेकर बैठ? तो फिर ये क्या मतलब हुआ सब? क्या पार्क में लोगों ने जाना छोड़ दिया है? लोगों ने ट्रेन में सफर करना छोड़ दिया? बस से नहीं आते जाते? जो मेट्रो में, जिसमें आप एयर कंडीशन उसमें और एक आरामदेह कुर्सी में बैठे सफर कर रहे हो, और अगर आपका सफर 1 घंटे भर का है तो घंटे भर में आप 10 पन्ने तो पढ़ सकते हो भाई। कौन कहता है कि मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में पढ़ने का मतलब? आप घंटे भर गाने सुनते हो कान में लगा के फोन अपना, ठीक है, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ते हो, उसके बाद भी आप कहते हो कि भाग दौड़ की जिंदगी है। सच ये है कि किताब पढ़ने की आदत आपके घर वालों ने आपको कभी डलवाई नहीं। स्कूल में टीचर्स ने कभी आपको किताब की अहमियत बताई तो आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, और उसके बाद आप बहाना ये ले रहे होते हो कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको किताब की महक से एलर्जी है। दरअसल आप किताब को अपने करीब आने नहीं देना चाहते,
इसलिए आप अभी भी आप इतने सालों तक हैं, कर रहे हैं कंटिन्यू, अभी आपका कोई सपना ऐसा रह गया मिसिंग कि अभी कुछ आपने देखा वो पूरा ना किया हो और उसके लिए अभी आप भी मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं हमें ये करना ही नहीं, सपना तो नहीं कहना चाहिए, और क्योंकि सपना तो जितना देखा या जितना सोचा था कि मुझे करना चाहिए वो मैं कर सका हूँ। पर ये जरूर है कि अब ये नहीं हो सकता कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, है ना। तो मैं दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ और ढंग से पूरा करना चाहता हूँ। उसमें जो हमारे फोक फॉर्म्स हैं आर्ट के, और उसमें जो बहुत तेजी से खत्म भी हो रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा इंडिजिनस है जो खत्म हो रहा है, तो मैं उनको डॉक्यूमेंट करके फोटो की शक्ल में बचाने में यकीन रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकूँ। तो एक बहुरूपियों पर और एक मदारियों पर, दो ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जिनको मुझे भी पूरा करना है, जिन पे मैं कुछ समय से, मेरे ख्याल से 4 साल से 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पर अभी वो काम उतना या वैसा नहीं हो पाया है जैसा मुझे लगता है कि मुझे करके लोगों के बीच ले जाना चाहिए। तो कर रहे हैं, देखो हो जाएगा तो बढ़िया। सबसे इतने हम लोग बहुत बात किया, आपने फिर बहुत समय दिया। एक अगर आपका इतनी बात है, एक शॉर्ट कुछ मैसेज अगर सामने वाले को देना चाहिए, व्यूअर को, कि आपका अपने लाइफ में इतना कुछ सीखा, एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा उनके लिए कि वो अमल जरूर करे, कोई गलती ना करे जो आपने किया है, सामने वाला ना करे, उस गलती से बचे। मुझे लगता है कि वही जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैसेज प्रीचर्स का परव्यू है, उनका सोल राइट है, लेकिन एक चीज है जो मुझको लगता है कि हर किसी के पास होनी चाहिए, वो यही है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए समय देकर अपने को तैयार करें। हड़बड़ी में या अधीर होने से आप ठीक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए आप इतने हड़बड़ाए हुए हैं। तो अब भरोसा करना अपने आप पर बहुत जरूरी है और पेस बना के कंटिन्यूटी में धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। बहुत तेजी से मिली हुई तरक्की में मेरा कोई यकीन नहीं है, मुझे कभी ऐसा मौका भी नहीं, मतलब ऐसा महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। मुझे जो भी मिला वो समय के साथ और धीरे धीरे हासिल हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है मैं यही अपना अनुभव है जो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से कह सकूँ या बता सकूँ। आप कहीं पेशेंस होना बहुत जरूरी, किसी भी चीज़ को आप करें, फोटो जर्नलिस्ट, फोटोग्राफी या इस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम 1000 डे, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा सर से, एक टाइम होता है कि उतना टाइम तो आप फोकस करके 100% दीजिए, उसमें कुछ भी है डिमोटिवेट कुछ भी हो तो आप नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, आप लगातार करते रहिए और धीरे धीरे करिए, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि जल्दी मिली कामयाबी जल्दी ही मतलब फिनिश हो जाती है, तो जल्दी के चक्कर में मत पड़िए।